हाय नमस्ते वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा प्रियम्बल क्या है वो हम देख लेते हैं। यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रियम्बल अडॉप्ट किया और ये प्रियम्बल हम इंस्पायर्ड है यूएसए के प्रियम्बल से। तो हमारा प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये जो मैंने अभी पढ़ा या जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ऐसा ही आपको याद रखना है क्योंकि प्रियम्बल से 100% क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। जस्टिस किस किस में है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कुछ ऐड कर देंगे, बिलीफ ऐड कर देंगे या अपॉर्चुनिटी ऐड कर देंगे। तो आपको ध्यान देना है जस्टिस के आगे क्या वर्ड है, लिबर्टी के आगे क्या है, इक्वालिटी के आगे क्या है, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आपको ये प्रियम्बल ऐसे ही याद रखना है जैसा है। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन बनते हैं अडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव टू आवरसेल्फ, उल्टा कर देंगे इनैक्ट, अडॉप्ट। तो आपको ये सारे अरेंजमेंट्स को ऐसा ही हूबहू याद करना है। फाइन, तो टेक योर टाइम और इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। द आइडियल्स बिहाइंड द प्रियम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन were laid down by Jawaharlal Nehru's objective solution। तो इसमें जो वर्ड देख रहे हैं ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स के कहीं ना कहीं वैल्यू जवाहरलाल नेहरू के कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन में भी मेंशन था, जो कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 22 जनवरी 1947। फाइनली प्रियम्बल when it was adopted, it was the date 26 November 1949। तो यहाँ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे कंसेप्ट। सो यू कैन सी सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल पावर ने प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी फ्रेमवर्क करने के टाइम, ठीक है, कोई भी हेल्प नहीं की है या वो लेजिस्लेचर में बैठकर कोई राय या सलाह नहीं दिए थे। जो भी हमने किया था विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर के हेल्प से, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट टाइप के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। तो यू कैन सी सॉवरेन मीन्स दैट India has its own independent authority and it is not a dominion or dependent state of any other external power। हम ना किसी के कंट्रोल में है। फाइन, सो इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी। अब हम कोई भी फॉरेन टेरिटरी को भी ले सकते हैं और सीड एनी पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। या हो सकता है हम कोई टेरिटरी लाइक बांग्लादेश, आपको पता है आगे जाके सेपरेट हुआ है, तो कुछ हम लिमिटेशन इम्पोज करेंगे बाय कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे क्या है, और उस चीजों को ध्यान देते हुए हम उस टेरिटरी को सीड भी कर सकते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू इनेक्ट लॉज इन द कंट्री सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेगा लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, जो प्लान करते हैं हमारे इंडिया को कैसे आगे रन करना है, वो लॉ को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं दायरे में रहकर। सो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है सोशलिस्ट। तो देखिए द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1946। तो ये ओरिजिनल प्रियम्बल में वर्ड नहीं था, ये बाद में आया। सोशलिस्ट, आपको पता है सोशल ये वर्ड कनेक्ट करता है आपके समाज से, तो ये प्रियम्बल में समाज को प्रायोरिटी दी गई है। फाइन, so the socialist principle were already mentioned in directive principle of state policy in part 4th of the constitution। This principle strive to create a welfare state। तो ये किसके बारे में, समाज, वेलफेयर, उसके बारे में बात कर रहा है, इसको प्रायोरिटी दी जा रही है और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के वर्ड है जिससे कोई निकाल नहीं सकता है। By the addition of the word socialist in the preamble made the goal explicit। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें आपको बहुत सारे रिलीजन रीजन्स देखने को मिलेंगे, तो हम नहीं चाहते कि आगे जाके कोई डोमिनेट करे, कोई भी ग्रुप डोमिनेट करे। तो हमने क्या कर दिया, हर एक को सेक्युलरिज्म कंसेप्ट सिखाना शुरू कर दिया, यानी कि इंडिया किसी भी धर्म, जात, प्रांत को
प्रायोरिटी नहीं देता है, सबको इक्वल ट्रीट करता है. फाइन. So the word secular was inserted in the preamble by 42nd constitutional amendment in 1976. It means that all the religions in India are equal and there is no official religion of the state. So the government should not favor or discriminate against any religion. तो कोई भी गवर्नमेंट इसमें डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकती है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट है. The word was added in 1976, but the idea of secularism was already present in the Constitution. Article 25 to 28 in Part 3 of the Constitution guarantees freedom to religion as fundamental rights. So यहाँ हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं डेमोक्रेटिक. तो आपको पता है कि जो डेमोक्रेटिक होता है इसका मतलब क्या होता है, पीपल के द्वारा या पीपल के पास क्या है, सुप्रीम पावर अपनी गवर्नमेंट को लाने का. So the preamble resolves India to be a democratic country. That means the supreme power lies with the people. Due to its vastness, India has adopted indirect democracy. The people of India elect their representatives for the legislature through elections. देखिए इलेक्शन के थ्रू लोग क्या करते हैं, अपने लेजिस्लेचर में सीट्स को फिल अप करते हैं. So this is also called representative democracy. There are two popular form of representative democracy, जैसे कि presidential and parliamentary. तो हमारे इंडिया में कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और वहीं आप यूएसए में देखेंगे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है. तो इंडिया हैज अडॉप्टेड द लेटर ड्यू टू ग्रेट डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन. सो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हमारा हेड रहेगा तो वो हेरिडेटरी पावर लेकर नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी प्रेसिडेंट रहेंगे तो उसका आने वाला बेटा प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है. या अभी जो प्राइम मिनिस्टर है आने वाला बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है. वहीं अगर आप ब्रिटेन देखेंगे तो पार्लियामेंट्री कंसेप्ट वहां भी है, लेकिन वहां की लीडर कौन है, क्वीन. और जो क्वीन का कैसा है, हेरिडेटरी पावर जाता है, ठीक है, और उनके हिसाब से क्या चलेगा, वर्क चलेगा. सो यू कैन सी रिपब्लिक. तो इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Countries such as the UK, Bhutan, Japan, etc. are democratic but not republic. ध्यान दीजिएगा, वहाँ वंश परंपरा है, बट हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है. In India, the president is the head of the state. The president of India is elected indirectly by the people. That means through their representatives in the parliament and the state assembly. तो हमारे यहाँ आप देख सकते हो लोग इलेक्शन के लिए भी जाते हैं और हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज भी होती है एज पर द सिचुएशन, लेकिन हेरिडेटरी पावर नहीं जाता है. इसलिए इंडिया कैसा है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक. सो यहाँ हम बात करते हैं जस्टिस का. तो प्रियम्बल हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिस के बारे में बात करता है, तो 3 फॉर्म ऑफ जस्टिस के बारे में बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया हैड बीन अ सोसाइटी ऑफ हायरार्कीज in which people were ranked according to their caste. So this system provided privileged position to certain section of the society and discriminated against the others. ठीक है ना, हायरार्की रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल कास्ट सिस्टम ये इंडिया में बहुत ज्यादा होते थे. So the social justice in the preamble means that the constitution wants to create a more equitable society based on equal social status. So you can see here the ideals of justice have been taken from the Russia या फिर रशियन रिवॉल्यूशन 1970. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ध्यान दीजिएगा. सो लेट अस टॉक अबाउट लिबर्टी. लिबर्टी का मतलब है एक काइंड का आजादी. ठीक है, तो आजादी किस किस चीज से, लाइक गुलामगिरी से आजादी, या जो जमींदार होते थे उनसे आजादी, या बिना कोई कारण का किसी को भी इम्प्रिजन कर दिया उससे आजादी. तो लिबर्टी का मतलब क्या, implies the absence of restraints or domination on the activities of an individual. It means freedom from slavery, serfdom, imprisonment, despotism, etc. Liberty provides such an environment to the individual members where they can express themselves without any fear या restriction. ठीक है, तो यहाँ कुछ आर्टिकल्स है जो लिबर्टी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस करता है, लाइक राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, protection in respect of conviction of offences article 20, protection of life and personal liberty article 21, protection against arrest and detention to article 22, prohibition of traffic in human beings and forced labor article 23, prohibition of employment of children article 24,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30। तो आपको ये थोड़े से आर्टिकल्स पे फोकस करना है। वैसे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आपको ये आर्टिकल डिटेल में भी समझ में आएगा और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि लिबर्टी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है जिससे आपको देखने को मिलेगा लिबर्टी इम्प्लाइज करता है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा या एब्सेंस रहेगा, कोई डोमिनेट नहीं करेगा। सो दिस राइट्स ऑफ पीपल आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। A citizen can appeal to the court in case any fundamental right is violated, but all these rights are not absolute and have certain restriction. तो ये सारे rights पे क्या है, certain restrictions भी हैं, ऐसा नहीं कि completely available है। So let us talk about equality. Equality की अगर बात करें तो equality means absence of privileges or discrimination against any section of the society. The preamble provides for equality of status and opportunity to all the people of the country. ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, preamble ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वालिटी है टर्म को आप बस ये वर्ड्स पे नहीं ले जा सकते हैं, इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको फंडामेंटल राइट्स में समझ में आएगा। So the Constitution strives to provide सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो ये तीन टाइप की इक्वालिटी हमारे कंट्री में है। सो बिलो प्रोविजंस आर इंश्राइंड इन फंडामेंटल राइट्स टू सिक्योर सोशल इक्वालिटी इन सोसाइटी। जिससे आपको देखने को मिलेगा पहला आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के सामने सब इक्वल है। आर्टिकल 15 यू कैन सी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 यू कैन सी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की सबको नौकरी मिलेगी। फाइन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। सो आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इक्वालिटी से रिलेटेड आर्टिकल है जो हमारे प्रियम्बल को क्या करता है, बहुत ही वेटेज देता है। सो यू कैन सी टू सिक्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड इक्वल वैल्यू फॉर वॉच वोट। So you can see the directive principles of state policy advocate economic equality in the country. So हमारे यहाँ economic equality के बारे में बात किया जाता है किसमें, directive principle of state policy में। So it provides to secure the right to adequate means of livelihood for all citizens. सबको adequate means of livelihood मिलेगा, right to work मिलेगा, equal favor, equal work मिलेगा for men and women। तो इक्वालिटी का कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में होगा, बट ये प्रियम्बल है तो हम इसे ऐसे ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा या ब्रदरहुड। ठीक है, इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी और ब्रदरहुड की बहुत जरूरत है, तो उसको फोकस किया गया कहाँ, प्रियम्बल में। सो द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स एंड सिंगल एंड कॉमन सिटीजनशिप प्रमोट्स फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। So Article 51A का subclause E says that it shall be the duty of every citizen to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of the India and transcending religious, linguistic and regional and sectional diversity। तो सब में क्या चीज़ों को फोकस की गई है, ब्रदरहुड। एंड यू कैन सी एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो हार्मनी के बारे में या ड्यूटी ऑफ सिटीजन है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, कुछ केसेस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मेंस में ज़्यादा आते हैं, प्रीलिम्स में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फोकस किए जाते हैं, पर फिर भी समझ लीजिए ये स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस सेवरल टाइम इन द सुप्रीम कोर्ट, कि वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या पार्ट नहीं है। इस पर इतने डिबेट्स हुए हैं कि 3 केसेस हो गए। सो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। सो पहला केसेस है बेरूबेरी केस। इसमें क्या हुआ था, इट वॉज यूज्ड एज रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 सब क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट रिलेटेड टू बेरी यूनियन and in exchanging the enclaves which were decided for consideration by the bench consisting of 8 judges। तो देखिए 8 जजेस के बेंच बिठाए गए थे बेरी यूनियन केस में। तो इंडो पाक एग्रीमेंट रिलेटेड केस शुरू था। ठीक है, तो थ्रू द बेरी केस द कोर्ट स्टेटेड, तो देखिए कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था, प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली आपको ये याद रखना है बेरी केस में क्या बोल दिया गया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ये स्टेटमेंट या ये जो बात है इस पर रिव्यू किया गया केशवानंदा भाटिया केस में,
और उसमें आपको देखने को मिलेगा ये सबसे बड़ा बेंच बिठाया गया था, 13 बेंच, और अब तक का फर्स्ट टाइम का सबसे बड़ा बेंच है जो असेंबल हुआ था टू हियर अ रिट पिटीशन। तो कोर्ट ने इस केस में क्या बोला, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन or prohibition, but it plays an important role in interpretation of statutes and provisions of the constitution। तो वो कुछ ना कुछ एक important role play करेगा, लेकिन एज अ source of supreme power नहीं है, ठीक है। So it can be concluded that preamble is part of introductory part of the constitution। तो हमारा जो introductory part का रोल कौन प्ले कर रहा है, प्रियम्बल। तो केशवानंदा भारती केस में उसको एक पार्ट या हिस्सा बताया गया, बेरी बेरी केस में उसको नहीं बताया गया था। फाइनली इन ईयर 1995 केस ऑफ Union Government versus LIC of India. Also, the Supreme Court has once again held that preamble is an integral part of the Constitution, but is not directly enforceable in Court of Justice in India. So very important again, amendment of the preamble amend हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में क्वेश्चंस आते ही हैं। So 42nd Amendment Act 1976, तो आपका preamble एक बार amend हुआ है after the judgment of केशवानंदा भारती case. It was accepted that the preamble is part of the constitution. So as a part of the constitution, preamble can be amended under Article 368. तो ध्यान दीजिएगा, preamble को amend किया जा सकता है under Article 368 of the constitution, but the basic structure of the preamble को कोई भी amend नहीं कर सकता। यानी अगर आप बोल रहे हो justice word को निकालो तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। Because the structure of the constitution is based on the basic elements of the preamble, as of now the preamble is only amended once through the 42nd Amendment Act 1976। तो आपको ईयर याद रखना, आपको ये भी याद रखना है कि एक ही बार अमेंड हुआ है, ठीक है। सो यू कैन सी द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड आपको याद रखना ही है, were added to the preamble through 42nd Amendment Act 1976. Finally, you can say socialist and secular were added between sovereign and democratic, जो आप starting के preamble में ही पढ़ लिए। Unity of nation was changed to unity and integrity of nation. So very important for your exam point of view, ये तीन word याद रखिए, amendment याद रखिए कि कितनी बार चेंज हुआ है, ये आर्टिकल याद रखिए, कौन सा केस में चेंज हुआ है, ये सारी चीजें आपको रिटेन होने चाहिए। Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.